गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइग्रेन। तो माइग्रेन क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ माइग्रेन क्या होता है? सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ होता है प्राइमरी हेडेक। जो हमको प्राइमरी हेडेक होता है उसका जो मोस्ट कॉमन कॉजेस होता है, क्या हेडेक होता है किसका? माइग्रेन का। अब जो हमको माइग्रेन होता है तो वो एपिसोडिक एक सेंसिटिविटी होती है किसके थ्रू? बाय द टू द लाइट एंड साउंड मूवमेंट, नोजिया एंड वोमिटिंग। एपिसोडिक सेंसिटिविटी होती है हमको, मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यू होता रहेगा कभी, मतलब एपिसोड के टाइप में आते हैं। तो उसमें सेंसिटिविटी जैसे लाइट हो गया, साउंड हो गया, मूवमेंट हो गया, और उसके अलावा हमको क्या मिलेगा? नोजिया, वोमिटिंग। अब हम ये तो था मतलब लाइट, साउंड, मूवमेंट एंड नोजिया, वोमिटिंग। अब आते हैं जब फेजेस होती है अब माइग्रेन। तो माइग्रेन की जो फेजेस होती हैं वो 4 फेज होती है। फर्स्ट आती है ऑरा प्रेजेंट। ऑरा प्रेजेंट मतलब कोई एक पर्टिकुलर उसकी थिंकिंग रहेगी, या फिर वो सोच के रखेगा कि मतलब हाँ ये है तो उसको हेडेक बताएगा। तो इसमें 20 से 50% जो केसेस रहते हैं ओनली वो ऑरा प्रेजेंट होता है। मतलब है तो नॉर्मल हेडेक, बट वो उसको अपना कुछ बड़ा बना के रख लेंगे, मतलब काल्पनिक कर लेंगे। अब आते हैं प्रोडोम। प्रोडोम मतलब प्रे मॉनिटरी, मतलब उनको ना तो पता है ना कुछ, फिर भी मतलब सोच के रख लेना कि हाँ हमारा हेडेक स्टार्ट हो गया है, और थोड़ा हेडेक है तो उसको वो बड़ा बना के रख लेते हैं। फिर हेडेक की फेज़ आती है, तो हेडेक होता है तो फिर हेडेक की फेज़ आने लगेगी, जो कि फर्स्ट क्लास ऑफ माइग्रेन स्पेसिफिक मेडिकेशन मतलब स्पेसिफिक होता है। अब आते हैं पोस्टड्रोम, मतलब ये पहले का था कि मतलब पहले उसने ये सोचा, अब उसके बाद में पास्ट में मतलब ये है कि जब वो हेडेक होने लगा तो सीधी सी बात है और आगे का सोचेगा पेशेंट। अब आते हैं ट्रिगर्स। तो ट्रिगर्स हमको क्या मिलेंगे? ग्लेन ब्राइट लाइट हो गया, ग्लिसरीन और लाइट हो गया, साउंड हो गए, हंगर मतलब पेशेंट ने खाना नहीं खाया, लॉस ऑफ हंगर रहेगा, या फिर फिजिकल एक्सर्शन हो गया, वेदर हो गया, मतलब चेंजेस ऑफ वेदर ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू मौसम। फिर उसके बाद मैस्चुरल साइकिल फेज, मतलब कि मैस्चुरल साइकिल फेज है तो फिर पेशेंट हैंगओवर रहता है, बट मेंटल इलनेस रहता है उसको। स्लीप डिस्टर्बेंस, या फिर पेशेंट क्रोनिक एल्कोहलिक है तो ये उस पर अफेक्ट पड़ता है। अब आते हैं जो पैथोजेनेसिस होती है। तो पैथोजेनेसिस ऑफ माइग्रेन, तो इसमें क्या होता है? डिसफंक्शन हो जाता है मोनो एमाइनर्जिक, जो अमाइनर्जिक सिस्टम होता है हमारा ब्रेन का, वो क्या होगा? डिसफंक्शन होगा। क्यों डिसफंक्शन होगा? क्योंकि जब हम उसको मतलब प्रॉपर पेशेंट की इलनेस हो गया, पेशेंट को मेंटल इलनेस है विद हंगर हो गया पेशेंट, और फिजिकल एक्सर्शन हो रहा है, और हो सकता है पेशेंट क्रोनिक एल्कोहलिक हो, या फिर लॉन्ग टाइम से एक्सेसिव स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, जिसके थ्रू जो ब्रेन की नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी वो डिस्टर्ब होगी, इसलिए हो लेंगे डिसफंक्शन ऑफ मोनो एमिनर्जिक सिस्टम। तो उसमें क्या होगा? क्या अफेक्ट होगा? ब्रेन एंड हाइपोथैलेमस। अब आते हैं एक्टिवेशन ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस। तो एक्टिवेशन ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस में क्या मिलेगा हमको? CGRP रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर जो माइग्रेन एंटागोनिस्ट होता है। तो ये क्या करता है? जो हमारा वैस्कुलर टर्मिनल होता है, जैसे कि ट्राइजेमिनल नर्व का जो नर्व का न्यूक्लियस होता है, तो उस पर अफेक्ट करता है, या फिर प्रेड करेगा, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जो एक्टिविटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, तो उसमें फिर मतलब ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस में डेफिशिएंसी हो जाएगी, या फिर वैस्कुलर टर्मिनल ट्राइजेमिनल वो न्यूक्लियस रहेगा वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो जो CGR रिसेप्टर होता है माइग्रेन को एंटागोनिस्ट होता है, तो ये रिसेप्टर भी एक्टिविटी करेगा, तो पैथोलॉजिकल कुछ साइन तो डेवलप होंगे। अब आते हैं रोल ऑफ सीरोटोनिन। जो सीरोटोनिन होता है, सीरोटोनिन एक भी न्यूरोट्रांसमीटर है। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन जो एगोनिस्ट होता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन एगोनिस्ट रिसेप्टर होता है, जो कि हमारे ट्रिप्टान्स मतलब जो माइग्रेन को इनहिबिट, मतलब जो माइग्रेन को रोकने की जो मेडिसिन होती है, मतलब जो रिसेप्टर होते हैं वो ट्रिप्टान्स होते हैं। ट्रिप्टान्स और डाइटन्स और ट्रिप्टान्स ये क्या होते हैं? डाईहाइड्रोक्सी ट्रिप्टाइड एगोनिस्ट होते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि वो मतलब जो कैरिनोवैस्कुलर टर्मिनल्स रहेगा, तो उसमें क्या होगा, जो डोपामाइन की जो नॉर्मल न्यूरोफिजियो एक्टिविटी होगी तो वो अफेक्ट करेगा, और जो हार्मोनल चेंजेस होता है वो हमारे जो ब्रेन स्टेम और हाइपोथैलेमस को अफेक्ट कर देगा। तो जो हमारी ब्रेन की जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो जाएगी। अब आते हैं रोल ऑफ डोपामाइन का रोल होता है फैमिलियल हेमीप्लेजिक माइग्रेन में। मतलब जो फैमिलियल हेमीप्लेजिक माइग्रेन होता है तो उसमें हम पेशेंट में क्या क्या देख सकते हैं, तो जो इसके भी 3 टाइप हैं फैमिलियल हेमीप्लेजिक माइग्रेन। तो फैमिलियल हेमीप्लेजिक माइग्रेन में एक फर्स्ट तो है फैमिलियल हेमीप्लेजिक माइग्रेन में इसमें क्या है, जो कैल्शियम है, कैल्शियम का वो पार्शियल जो रिसेप्टर होते हैं, पार्शियल रिसेप्टर वो वोल्टेटेड कैल्शियम चैनल रहेंगे वो क्या होंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे, मतलब जो उनकी एक्टिविटी है वो डिक्रीज कर देंगे। अब नाउ सेकंड फैमिलियल हीमोप्लेजिक माइग्रेन ए सेकंड है, इसमें क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम एटीपीज जो एक्टिविटी होगी वो कंसंट्रेशन एटीपीज की जो कंसंट्रेशन है वो भी मतलब अफेक्ट करेगा। केस में पढ़ रहे हैं हमें डोपामाइन में क्या क्या अफेक्ट हो रहा है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, एटीपी हमारा जो सोडियम वोल्टेज चैनल है वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। अब आते हैं फैमिलियल हेमीप्लेजिक माइग्रेन में थर्ड में क्या है, न्यूरोलॉजिकल, जैसे वोल्टेज, सोडियम चैनल एंड स्केनल जो रिसेप्टर होते हैं स्कैल्प के मतलब हमारे ब्रेन में वो अफेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द डायग्नोसिस क्राइटेरिया ऑफ माइग्रेन। सो डायग्नोसिस क्राइटेरिया ऑफ माइग्रेन में भी हम फेज पढ़ते हैं, तो इसमें भी फेजेस होती हैं। सो ये हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, डायग्नोसिस फेजेस ऑफ माइग्रेन।